Hello everyone, welcome to Success Tree. I hope all of you are safe and doing well. Well, today there's a big announcement for you guys that Success Tree has launched its own mini test series of Indian polity and we are going to revise the complete Indian polity through MCQs. अब हम पूरी डिटेल्ड में यहाँ पर सिलेबस को पढ़ने वाले नहीं हैं, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज के थ्रू। डेली चैप्टर वाइज जितने भी उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस डेली मैं आप लोगों के लिए बनाकर यहाँ पर लाऊंगा। आप लोगों को भी अपने पार्ट पर करना क्या है कि इसको एज ए टेस्ट सीरीज की तरह ही लेकर चलना है, ठीक है। आपको खुद की मार्किंग करनी है। हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उसका आंसर कीजिए, फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। डेफिनेटली अगर आप अपनी खुद की मार्किंग करेंगे तो आप खुद को एनालाइज करने में ज्यादा इजी रहेंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस में, ठीक है। देखिए, पहली जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कहां से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक तरह से शुरुआत हुई थी। चलिए, इसको सारे के पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई इंट्रो नहीं दूंगा आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। क्लियर है जी? चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि कई बारी ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत होंगे आप लोगों के लिए। अब जल्दबाजी में ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपनी मर्जी से सभी एक्टिविटीज को डील कर रही थी, लेकिन ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाई जाएं, ठीक है। उस एक्ट के अंदर क्या क्या था, आइए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड, इट अलाउड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड। थर्ड, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। चलिए, अब अपना आंसर सोचिए क्या होगा इसका आंसर, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। देखिए, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डेफिनेटली अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला वो एक्ट था जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी। तो ये ऑप्शन तो हमारा हुआ ठीक। सेकंड देख लें हम लोग, इट अलाउड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड। अब देखिए, बात हो रही है रेगुलेशंस लगाने की। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगा रहे हैं, तो हम कैसे उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो किसी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हो जाए किसी के भी साथ। ये तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन मेरा क्या हुआ, गलत हुआ। थर्ड चलते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये जितने भी एक्ट्स हैं ना, आपको इनको सीरीज में याद करना है और इनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई, जो भी इंपॉर्टेंट था, उनको आपको हाईलाइट करके रखना है अपने साथ। तो फिर आपको मतलब एक्ट के साथ ही याद आ जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या हुआ। जैसे इस एक्ट में था, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में। सबसे पहले कब एस्टेब्लिश हुई थी ये एस्टेब्लिश की गई थी 1774 में। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 क्या थे इसके अंदर और जजेस थे। अब जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था, चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, आप लोगों को याद भी होगा कि जो हमारे पास चीफ जस्टिस थे यहाँ पर, उनका नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे। क्लियर है जी? तो पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या होता है। देखिए, हमें पूछा गया था कौन कौन सा करेक्ट है। पहला करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है हमारे पास। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी, ठीक है जी। सी ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, इसका आंसर हुआ दैट इज ओनली 1 and 3। ये तो इसका आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। देखिए, ये पहला एक्ट था जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है पहले, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। क्या शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था कि देखिए, इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बना रखी थी, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। यहां पर इन्होंने क्या किया था इस एक्ट के अंदर, सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है जी। इस पोस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। क्लियर है जी? वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। और जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, उन प्रेसिडेंसीज को इनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया था यहाँ पर।
क्लियर है जी, किसका? बंगाल प्रेसिडेंसी का। अब वो इनको रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब वो दो हो गई प्रोविंशियल, इनकी गवर्नमेंट जो थी, अब वो किसको रिपोर्ट कर रही थी? बंगाल को, जो कहां पर वो क्या, उसको हम क्या मान सकते हैं कि वो एक सेंटर की गवर्नमेंट हो गई। तो इसका मतलब ये किसकी शुरुआत हो चुकी थी इंडिया में? सेंट्रलाइजेशन की। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार पहले कि सेंट्रलाइजेशन की बिगिनिंग कौन से एक्ट के साथ हुई थी? तो यू हैव टू रिमेंबर सेंट्रलाइजेशन बिगन इन इंडिया विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर है जी? आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statements is are correct about चार्टर एक्ट ऑफ 1833? देखिए जी, चार्टर एक्ट, अभी ये चार्टर एक्ट आए थे 4, ठीक है जी। सबसे पहले आया था कब? 1793 में सबसे पहले 4 चार्टर एक्ट आए थे। हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आता था। अच्छा, चार्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, चार्टर होता है जब कोई गवर्नमेंट किसी एक कंपनी को ऑथराइज करती है कहीं पर कोई काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, या उसके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्टर बोलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर साइन किया था क्वीन एलिजाबेथ के साथ 31 दिसंबर 1600 को, तो वो 15 सालों के लिए किया था। लेकिन अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसके बाद ये जो चार्टर एक्ट आया 1793 का, तो उसके बाद से ये जो चार्टर था ना, ये 20-20 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। ठीक है, इसमें भी टर्म एंड कंडीशंस आती थी, इसमें भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या क्या इसमें सही है, क्या क्या गलत है। करेक्ट बताना है हमें, ये भी ध्यान रखिएगा जी। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। देखिए जी, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये फैक्चुअल डाटा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। अगर आप यहां तक श्योर हैं तो डेफिनेटली आप इस यहां भी आइडिया लगा सकते हैं कि फिर ये यही हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये बिल्कुल कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई थी अब यहां पर। ठीक है जी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया कि दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हुए? ठीक हुए हमारे पास। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? इसका डी आंसर होना चाहिए। दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है जी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अच्छा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक और इंपॉर्टेंट जो इन्होंने गाइडलाइन इशू की थी, जो रूल इशू किया था बेसिकली नया, उसमें क्या था कि देखिए 20 सालों के लिए इन्होंने एक्सटेंड तो कर दिया था कंपनी का जो रूल, जो मोनोपोली थी वो एक्सटेंड कर दी थी। लेकिन यहां पर ना मोनोपोली को थोड़ा सा ब्रेक किया गया था। मोनोपोली को यहां तो कंप्लीटली ब्रेक कर दिया गया था। 1813 में थोड़ा सा ब्रेक किया गया था इसको। ठीक है, यहां पर तो मोनोपोली को बिल्कुल खत्म कर दिया था कि जो बाकी कंपनीज हैं, जो यूके की जो बाकी कंपनीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो भी अब इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती हैं। इससे पहले 1813 में ही इसको ब्रेक डाउन कर दिया था मोनोपोली को। लेकिन चाय, टी और ट्रेड विद चाइना, ये दो सिर्फ चीजें जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही छोड़ दी गई थी। लेकिन 1833 में इसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था मोनोपोली को। अब कोई भी कंपनी आकर यहां पर क्या कर सकती थी? ट्रेड कर सकती थी। इज दैट क्लियर? चलें आगे। चलिए, Which of the following statements is are correct about Government of India Act of 1858? अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किसके बाद आया था? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो भी वो परफॉर्म कर रहे थे उन सबको खत्म कर दिया गया था। अब पूरे का पूरा कंट्रोल किसके हाथों में आ चुका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया था। इसीलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडिया में क्या शुरू हो चुका था? अब क्राउन रूल। इंडिया में क्या शुरू हुआ? अब क्राउन रूल। ठीक है जी। और ये कब तक चलेगा क्राउन रूल? 1947 तक, टिल द डेट वी गॉट इंडिपेंडेंस। क्लियर है जी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। दिस एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलिए, हो सकता है। सेकंड, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलिए, ये भी हो सकता है। थर्ड, इट इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट लेना पड़ेगा। चलिए, पहले आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखिए, 1857 के रिवोल्ट के बाद अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कौन चलाएंगे? हम लोग चलाएंगे, और एक अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ गवर्नमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है जी। ये ऑप्शन ठीक है।
इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब पहले जो पोस्ट गवर्नर ऑफ बंगाल से किसमें कन्वर्ट हुई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वो पोस्ट कन्वर्ट हुई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। अब वो जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ये किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ये भी बताइएगा, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? क्लियर है जी, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का वेट करूंगा मैं। इट इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब देखिए डबल गवर्नमेंट कब शुरू की गई थी, इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं हम लोग। देखिए एक जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसके बाद एक एक्ट आया था बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता था क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है जी। यहां से शुरुआत हुई थी डबल गवर्नमेंट की। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या है? देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने काम को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को थोड़ा सा प्रॉपर वे से उसकी रनिंग करने के लिए इन्होंने ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक बेसिकली एक कमेटी की तरह एक फाउंडेशन बनाई थी जिसको इन्होंने बोला था क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक तो इन्होंने बनाई थी क्या? COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और एक और बॉडी इन्होंने यहां पर एस्टेब्लिश की जो थी BOC, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, इसको दिया गया क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स का काम, कि आप सारा ट्रेड और कॉमर्स का काम संभालिए। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको क्या दिया गया? इसको कहा गया कि आप लोग उन मैटर्स को संभालिए जो पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से रिलेटेड है, जैसे मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया, उसके बाद आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक है जी। ऐसे मैटर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था और ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड मैटर्स को COD देखता था। इस सिस्टम को क्या कहा जाता था? ये जो दो गवर्नमेंट्स अब रन कर रही थी सिस्टम को, इसको कहा जाता था डबल गवर्नमेंट। और ये कब शुरू किया गया डबल गवर्नमेंट? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्लियर है जी। तो अब हम चलते हैं आंसर पे। आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थर्ड गलत है, हमें देखना आंसर। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861? अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, उसके 3 साल बाद ही इंडियन काउंसिल एक्ट आया। अब इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया? हमने काउंसिल एक्ट क्यों रखा इसका नाम? देखिए काउंसिल एक्ट इसका नाम इसलिए रखा गया, काउंसिल एक्ट जब भी कहीं बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर क्या हो रही है, इंडियंस की कोई ना कोई एडिशन हो रही है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तभी उसका नाम क्या होगा? काउंसिल होगा, जब भी काउंसिल की बात होगी। क्लियर हो गया ये बात? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा तो मतलब इंडिया में गवर्नमेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है कि गवर्नमेंट किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने वाली है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही हैं। समझ में आ गई बात आपको? 3 ही तरह के आपको इनको समझ के चलना होगा थोड़ा। बस काउंसिल एक्ट याद रखिएगा कि इसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी इंडियंस की या ब्रिटिशर्स की, किसमें? काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कहीं पर भी हो सकती है। वो हमें ध्यान देना होगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन बाय इन्वॉल्विंग देम इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए जी अब यहाँ पर कि ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या इंडियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी या नहीं। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चंस भी ध्यान से सुन रहे हैं तो इनके आंसर तो आप वैसे ही दे देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पिछले एक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल। चलिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया था 1862 में। आई होप आप लोगों ने आंसर अब तक सोच लिया होगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं आगे। देखिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर ना 3 इंडियंस को ऐड किया था, ठीक है जी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके अंदर 3 इंडियंस को ऐड किया था। उनके नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं किस किस को ऐड किया गया था। एक थे राजा ऑफ बनारस, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला और एक थे सर दिनकर राव। इन 3 इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर ऐड किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा हुआ क्या? बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए अब अगर आप लोग वीडियो भी ध्यान से सुन रहे हैं ना तो आपको यहां पता चल गया होगा कि सेंट्रलाइजेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कब शुरू हुई थी जी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। यहां पर इनिशिएट नहीं हुई थी सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। यहां पर तो क्या कर दिया गया था, सेंट्रलाइजेशन को खत्म कर दिया गया था। और वो जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर से उनकी पावर्स ले ली गई थी, उनको वो पावर्स वापस दी जा रही थी, जिसको हम डेसोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। उनको वो पावर्स क्या कर रहे थे, हम वापस देना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। और इसीलिए यहां पर सेंट्रलाइजेशन इनिशिएट नहीं हुई थी, खत्म की गई थी सेंट्रलाइजेशन किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। क्लियर है जी।
फिर इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल। बिल्कुल जी, यहाँ पर बंगाल के लिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो एस्टेब्लिशमेंट की वो की गई थी इसमें 1862 में। साथ में यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए भी की गई थी, ये बननी थी 1886 में। और एक की गई थी पंजाब के लिए, ठीक है जी, एक की गई थी पंजाब के लिए। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी थी कब? 1897 में। क्लियर है जी। तो ये 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसीजर था वो भी यहीं पे आया था, इसी एक्ट में आया था, किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। अब देखिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हुई आपकी, ठीक है जी। करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट हुई आपकी? फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर कौन सा ठीक हुआ आपका? ए। ठीक है जी, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statements is are correct about Council Act of 1892? अब देखिए सबसे पहले काउंसिल एक्ट आया 1861 में, अब काउंसिल एक्ट आया 1892 में। मैंने आपको बताया जब भी काउंसिल एक्ट की बात होगी तो कहीं ना कहीं मेंबर्स की एडिशन की बात हो रही होगी। तो यहीं से आप लोग आइडिया लगाइए, बातों को ध्यान में रखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, करेक्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट। बिल्कुल जी, देखिए 1861 में जो आया था वो जो हमने नॉन ऑफिशियल मेंबर सेलेक्ट किए थे उनको किसी भी तरह का ना तो कोई क्वेश्चन करने की वो दी गई थी, परमिशन दी गई थी, ना वो कुछ बोल सकते थे, बस वो बैठकर सुन सकते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ पावर्स दे दी गई थी कि ठीक है आप एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे दोबारा से। क्लियर है जी। थर्ड ऑप्शन देखिए, द एक्ट यूज द वर्ड इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए इलेक्शन वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि हमें तो चाहिए थे इलेक्शंस, हम तो मेन मोटिव लास्ट में आके हमारा पूरा हुआ ये तो, ठीक है जी। अब इलेक्शन वर्ड यहाँ पे पहली बार यूज नहीं किया गया था जी। यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो सिलेक्शन होनी थी वो किस बेसिस, वो नॉमिनेशन के बेसिस पे होनी थी, ना कि इलेक्शन के बेसिस पे। वॉइसरॉय क्या कर रहा था? उन मेंबर्स को नॉमिनेट करता था, ठीक है जी। वॉइसरॉय क्या करते थे? उन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, ना कि उनका कोई इलेक्शन किया जा रहा था। क्लियर है जी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेसिस पे ही उनको नॉमिनेट किया जाता था। तो हमें बताना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? बी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आप लोगों का? बी। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी देखिए यहीं पर अब गलती खा जाते हैं हम लोग भी। यहां पर पूछा गया इनकरेक्ट अबाउट काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब फिर से क्या आया? काउंसिल एक्ट आया। क्लियर है। तो मतलब एक चीज तो डेफिनेट है कि क्या हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, फर्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60. इट अलाउड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अब देखिए दो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल, ठीक है ना जी। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, द मेंबर्स वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अब हमें बताना है इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो फैक्चुअल डाटा आपको याद होना चाहिए कि 1909 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो 16 से 60 कर दिए गए थे। इट अलाउड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। देखिए यहां पर ऐसा नहीं था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना उसको नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के लिए अलाउ कर दिया गया था, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी जो मेजोरिटी थी वो ब्रिटिशर्स की ही होनी थी। तो एक तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। द मेंबर वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, उसमें सिलेक्शन हुई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, ठीक है, कि आप बैठ सकते हो लॉ मेकिंग प्रोसेस में, देख सकते हो क्या हो रहा है। उसके बाद 1892 में उनको एक क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी गई कि आप पूछ सकते हो। 1909 में उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की भी परमिशन मिल गई थी। तो ये भी ऑप्शन यहां पर क्या लिखा हुआ है? गलत, वर नॉट अलाउड। तो हमें बताना है इनकरेक्ट कौन कौन सा है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? 2 and 3। तो आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए आगे। Which of the following statement is are correct about गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919? अब देखिए अब आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैटर्स आने वाले हैं अभी इस एक्ट के अंदर आपके, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था जी हमारी हिस्ट्री में। इसके बाद 1935 का तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 मेंबर ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। ठीक है जी, चलिए हो सकता है सभी। It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indians, Christians, Anglo-Indians and Europeans। चलिए शायद ऐसा भी हो सकता है। It granted franchisee to limited number of people based on property,
टैक्स और एग्रीकल्चर। अब देखिए 1919, इससे पहले ना हम लोग 1909 का जो एक्ट था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं, इसमें क्या क्या किया गया था, फिर ये क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड है पूरा का पूरा। देखिए वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसके अंदर किसी का भी एडिशन अलाउड नहीं था 1909 तक। 1909 में कौन से वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको ऐड किया गया था वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उनको एज ए लॉ मेंबर ऐड किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सबसे पहले कौन से इंडियन को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। ठीक है जी, और वो एज ए लॉ मेंबर थे, ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया। अब देखिए, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council were to be Indian। अगर आप लोगों ने एक्ट ध्यान से पढ़े हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है पढ़ते टाइम, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए एक्सटेंडेड लिखा है, इसका मतलब इससे पहले ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ चुकी थी, और वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ आई थी? इस एक्ट में 1909 में। किसके लिए आई थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? वो आई थी मुस्लिम्स के लिए। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? देखिए एक होती है क्या? रिजर्वेशन, एक होती है रिजर्वेशन, एक होता है इलेक्टोरेट। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब हमने किसी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी एक प्रॉपर किसी कम्युनिटी के लिए हमने क्या कर दिया, कोई सीट को रिजर्व कर दिया है। लेकिन रिजर्वेशन में डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए हमने एससी के लिए कोई सीट रिजर्व कर दी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उसमें किसी भी कम्युनिटी के लोग जाकर वोट कर सकते हैं, चाहे जनरल से हो, कहीं से, किसी भी कम्युनिटी एसटी से हो, वो जाकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्टोरेट की, मान लीजिए हमने मुस्लिम्स के लिए क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो इसमें जो वोट डालने वाले जो पर्सन होंगे ना, वो भी क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे। क्लियर है जी? इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में डिफरेंस पता चल गया। उसमें हर कोई वोट कर सकता है। इलेक्टोरेट जिसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जिस कम्युनिटी के लिए, उसी कम्युनिटी के लोग ही क्या करेंगे? वहां पर वोट डालने जाएंगे। अब इसमें क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया किस किस को? सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। देखिए यहां पर अब ये क्या चल रहा है? ये सेपरेटिज्म की फीलिंग चला रखी है इंडिया के अंदर। वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है कि सबको अलग अलग देते चलो, इनको यूनाइट मत होने दो। यूनाइट होंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बनेंगे। क्लियर है? इसीलिए सबको क्या करते जा रहे हैं? अलग अलग वो अपना अपना सेपरेट इलेक्टोरेट देते जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब चलिए, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज। अब देखिए फ्रेंचाइज क्या होता है जी? फ्रेंचाइज होता है वोटिंग पावर। ठीक है जी, कि वोटिंग पावर किस किस को दिया गया था? टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, या तो किसी के पास प्रॉपर्टी थी, या जो टैक्स पे करता था, या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सन थे उनको वोटिंग पावर नहीं दिए गए थे। इसको आपको कैसे मेमोराइज करना है? आपको ध्यान रखना है, पेट, PET, इन 3 पर्सन्स को, इनकी जब मैं अभी फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, इनको ही सिर्फ वोटिंग पावर्स दिए गए थे। देखिए P तो था जिसके पास प्रॉपर्टी है, मेंशन किया गया, T हो गया जो टैक्स पे करता है, और E हो गया जो एजुकेटेड था। ठीक है जी, जो एजुकेटेड था, इनको ही सिर्फ क्या किया गया था? यहां पर वोटिंग पावर्स दिए गए थे। आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक भी पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 10% ऐसे पब्लिक थी जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। क्लियर है जी? तो यहां पर 1919 में भी इन 3 कम्युनिटी, इन 3 पर्सन को बेसिकली पेट, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी जिसके पास है, सॉरी, जो एजुकेटेड है या जो टैक्स पे करता है, इन्हीं को क्या है? सिर्फ वोटिंग पावर्स दिए गए थे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हुआ? 1 और 2। तो आंसर क्या हुआ आपका? B। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी। ऐसे क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और हम इन लोगों को लाइटली लेके चलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है, बट ये भी आते हैं। यही ट्रिक्स कुछ है जो एग्जामिनर फॉलो करता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहां पर थी? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, इनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रखा है? क्या हमने इनको फंडामेंटल राइट बनाया है, या हमने DPSP बनाया है, या एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट बनाया है, या कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके और आंसर डिसाइड कीजिए फटाफट क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी तक लैग कर रहे हैं, जिनके नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अपना मार्किंग सुधारिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हाँ जी, क्या बनाए गए थे? ये बनाए गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थी, उसको क्या बनाया गया था? DPSP बनाया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट,
9th क्वेश्चन, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था जी ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काफी बड़ा एक्ट भी था ये, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आया, ऑल इंडिया फेडरेशन आया, क्या हो सकता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया क्या, ये भी हो सकता है, डायरकी एट द सेंटर, ये भी हो सकता है, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट्स, ये भी हो सकता है। जल्दी से आंसर कीजिए इसका, क्या आंसर होगा कि कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन। यहां पर ये क्या प्रपोजल लेके आए थे ब्रिटिशर्स कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे इंडिया के एक फेडरेशन बना रहे हैं और जो प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हम यूनाइट कर रहे हैं, मतलब वो अब एक सेंटर के नीचे होंगी। बेसिकली दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर लिया, एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होगी प्रोविंसेस और स्टेट्स की गवर्नमेंट, ठीक है जी। इसको बोल दिया इन्होंने फेडरेशन। देखिए इंडिया भी एक फेडरल स्ट्रक्चर पे ही काम करता है, हालांकि फेडरल वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, बट इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, ये खुद ये बात बोली गई थी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट की उसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। तो ऑल इंडिया क्या है, फेडरेशन इंडिया, ये ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था, बिल्कुल था। अब देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है, जब किसी एक स्टेट या जब किसी एक बॉडी को पूरी पावर्स दे दी जाए कि आप अपना लॉ खुद बना सकते हैं, उनको इरेक्ट कर सकते हैं, उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक कर सकते हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी किसको, सभी के सभी प्रोविंसेस को, कि आप अपने लिए खुद के लॉज बना सकते हैं। ये भी कब किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फिर आया डायरकी। अब डायरकी क्या होता है, देखिए डायरकी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डबल रूल, मतलब दो पार्टीज रूल कर रही होंगी, डबल रूल हो रहा होगा। डबल रूल का मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया अपने स्ट्रक्चर को, वो बना दिया, एक बना दी कौन सा, सेंट्रल, जो मेन था सेंट्रल, और एक क्या बना दिया, प्रोविंशियल। देखिएगा यहां पर 2 मिनट लगेंगे हमारे, एक बना दिया प्रोविंशियल। अब ये जितने भी प्रोविंशियल मैटर्स थे ना, जितने भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे हमारे, इनको क्या किया गया, इनको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। अब ये जो डायरकी थी ना, पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे इसमें डायरकी एट द सेंटर लिखा गया है, लेकिन ये जो हम बाद में आप लोगों को बता रहा हूं, ये एक्चुअल में किया गया था 1919 के एक्ट में, कि डायरकी आई थी कहां पर, प्रोविंशियल लेवल पे। यहां पर तो लिखा गया डायरकी एट द सेंटर, ये तो ठीक है, यहाँ पे 1935 में सेंटर में डायरकी आ गई थी और प्रोविंशियल में ये डायरकी क्या कर दी थी, एबोलिश कर दी गई थी। डायरकी है क्या, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए प्रोविंशियल डायरकी, इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या था कि दो सब्जेक्ट्स इन्होंने डिवाइड कर दिए, ठीक है जी। एक तो थे क्या, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड, और एक थे इनके पास रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अब ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे ना, इसमें इन लोगों ने कौन कौन से मैटर्स डाले थे, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, वो तो डाले इन्होंने ट्रांसफर्ड में। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उनमें रखा इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर्स को, जैसे फाइनेंस हो गया, पुलिस हो गया, इनको कैसे यूज रखना है, वो रखा इन्होंने रिजर्व्ड में, और बाकी डाल दिया इन्होंने ट्रांसफर्ड में, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर दिया था, लेकिन ये किया था प्रोविंशियल लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा जी, ये किया था प्रोविंशियल लेवल पे 1919 के एक्ट में। अब प्रोविंशियल लेवल पे आके 1935 के एक्ट में इसको खत्म कर दिया गया था, और इस सिस्टम को कहां पे लागू कर दिया गया था, सेंट्रल लेवल पे। यही बात यहां लिखी गई है कि डायरकी कहां आ गई थी, अब सेंटर में आ गई थी। और इससे नीचे देखिए क्या लिखा गया, यही 4th पॉइंट, यहीं से आपको क्लियर हो गया, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन दी स्टेट्स, कि स्टेट्स में अब डायरकी क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, और कहां लागू कर दी गई थी, सेंटर पे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल इंडिया फेडरेशन ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी करेक्ट है आपका आंसर। तो हमारा आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, 9th का आंसर हो गया डी। क्लियर है जी, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब ये भी कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर है ये, बट इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए 1909 एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन हो सकता है, 1919 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अभी अगर किसी ने ध्यान से सुना तो ये तो यहीं से क्लियर हो गए। 1935 एक्ट, डायरकी इन स्टेट्स, और 1947 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए आंसर तो आपको यहीं से पता चल गया इसका, ठीक है जी, कि ये अगर इनके बारे में तो आपको नहीं भी आइडिया ना, तो 1947 एक्ट में ही हमें क्या दी गई थी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई थी हमारे लिए, ठीक है जी। अब ये अभी मैंने आपको बताया 1935 एक्ट, डायरकी इन स्टेट, ये कब आई थी, ये आई थी 1919 के एक्ट में, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये कब आई थी, ये आई थी 1935 के एक्ट में। और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ये आ गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, जब इन्होंने पर्सन्स को इलेक्ट करना शुरू किया था, ठीक है जी।
ये थे 10 क्वेश्चन इस पहले चैप्टर से, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये रिपीट भी होते रहते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन। ठीक है, ये आज जो सीरीज हमने की है इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल सेकंड चैप्टर से, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों के लिए वो लेके आऊंगा। क्लियर है? तो आप लोगों को अब ऐसे ही डेली अपनी मार्किंग करनी है खुद की और खुद को एनालाइज करना है कि मुझे कहाँ तक कितना मुझे प्रिपरेशन हो गई है और क्या क्या मुझे और करना है। इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक्स, एंजॉय योर डे एंड बी सेफ।